हेलो दोस्तों। इंजीनियर एस के झा की जो बुक है बायोलॉजी का, उसका हम लोग बायोलॉजी से परिचय संबंधित कुछ सवालों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग इनकी इसी बुक की दूसरी जो एक्सरसाइज है कोशिका सेल यानी कि उसका पहला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका अंग कौन सा है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों, इसका आंसर बगल में दिया गया है, पर आपको उसमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। दोस्तों, तो राइबोसोम को कोशिका का कारखाना कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आगे हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों, तो यह पाया जाता है आपका लाइसोसोम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, तो इसका कथन सत्य जो है आपका बी कथन सत्य नहीं है, तो हम लोग कथन सत्य को देख लेते हैं। तो कथन सत्य है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। उसके बाद अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। उसके बाद इसका दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है कि जनन ग्रंथि यानी कि गोनॉड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। आगे हम लोग इसका दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आगे हम लोग सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। दोस्तों, तो जल किसी कोशिका में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, तो यह लागू नहीं होता है आपके विषाणु पर, और लागू किन पे होता है, जीवाणु पे लागू होते हैं, कवक पे लागू होते हैं और शैवाल पे लागू होते हैं। आगे हम लोग इसका 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं क्या कहता है, विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल कर रहा है, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों, तो यह नियंत्रण करता है आपका केंद्रक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कर रहा है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। दोस्तों, तो उन्हें सेलुलोज कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में DNA होता है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण का। समसूत्रण विभाजन का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है कि मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि कोशिका भित्ति। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति है जो आपका पाया जाता है पौधों की कोशिका है। उसके बाद एटीपी आप लोग जानते हैं कि सूत्रकणिक है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 16वां सवाल कह रहा है कि सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं, एक में है लाइसोसोम। दोस्तों तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। उसके बाद डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देते हैं। कह रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर जोड़ों का है तो दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 23 जोड़े। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। दोस्तों तो इस विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। दोस्तों तो छिपकली में आपका लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, जबकि बंदर में, चीता में और तितली में इन सब में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। दोस्तों तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जबकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य की उपस्थिति एवं कोशिका केंद्रक ये सब इनमें पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग 22वां सवाल देखते हैं, 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जंतु कोशिका में आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जबकि देखिए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब उपस्थित होती है। आगे हम लोग देखते हैं 23वां सवाल। 23वां सवाल कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग देखते हैं 24वां सवाल। 24वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। दोस्तों यह सवाल कितना बार आया हुआ है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटाफेज, जो का ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद 26 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों तो यह होता है एंथोसाइनिन, जो का ऑप्शन नंबर बी में है। इसके कारण दोस्तों नीला, बैगनी, लाल वर्ण की उपस्थिति होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 28वां सवाल। 28वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग देख लेते हैं 29वां सवाल कह रहा है
कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30वां का, देख लेते हैं 30 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंबर अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों इस तरह से अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम के कारण प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं 30वां सवाल। 30वां सवाल कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। दोस्तों तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है आपका प्रोटीन एवं लिपिड से, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। दोस्तों तो लसिका कोशिकाएं दोस्तों आपका तिल्ली में बनती है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों तो हमको इस देख लेते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर है 1, 2, 3 और 4 सब सही है। एक बार हम लोग चारों ऑप्शन को बारी बारी से दोस्तों देख लेते हैं। एक बार कह रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में देखते हैं। पहला कह रहा है कि बीज पुष्टि अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्तंभ कोशिकाएं बीज पुष्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में जो विकास के संदर्भ में जो बात कही गई है, ये सारी बातें सही है। आगे हम लोग 33वां सवाल देखते हैं। 33वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। दोस्तों तो इसका हम लोग असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं। प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के संबंध में जो सत्य कथन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। उसके बाद ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। इस तरह से दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। दोस्तों तो इन्हें एपोप्टोसिस कहते हैं, जो का ऑप्शन नंबर ए है। आगे हम लोग 35वां सवाल करते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों तो यह किया था रॉबर्ट हुक ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग देखते हैं 36वां सवाल। 36वां सवाल कह रहा है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों तो कोशिका भित्ति आपका पाई जाती है पादप कोशिका में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आगे हम लोग देखते हैं 37वां सवाल। 37वां सवाल कह रहा है कि जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से है। दोस्तों तो यह है आपका प्रोटीन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 38वां सवाल कह रहा है 38वां सवाल कह रहा है कि तारकाए 38वां सवाल आपका कह रहा है दोस्तों तारकाए की खोज किसने की थी। दोस्तों तो यह खोज की थी आपको बोवेरी ने, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग दोस्तों 38वां सवाल देखते हैं। 38वां सवाल कह रहा है कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? दोस्तों तो यह देखा था आपका G.E. प्लाइडे ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? दोस्तों तो यह घिरी संरचना है आपका 2 से, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 2 तरह से घिरी हुई संरचना है। उसके बाद हम लोग दोस्तों 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? दोस्तों तो मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गॉल्जी काय को कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग देखते हैं 42वां सवाल। 42वां सवाल कह रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? दोस्तों तो यह खोज की थी K.R. पोर्टर ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा घर, नेक्स्ट सवाल में, कोशिका का ऊर्जा घर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों तो यह दिया आपके सी बेंडा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग देखते हैं 44वां सवाल। 44वां सवाल कह रहा है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? दोस्तों तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिका में होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 45वां सवाल कहते हैं। 45वां सवाल में कह रहा है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इन्हें हम कहते हैं आपका जीनोम, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? दोस्तों तो कोशिका का रसोई घर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों तो इसका खोज नॉल तथा रस्का नामक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 48वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? दोस्तों तो सबसे छोटी कोशिका आपको जानते हैं माइकोप्लाज्मा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 49वां सवाल। 49वां सवाल कर रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? दोस्तों तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण का जो काम है वह नहीं हो पाएगा जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बंद कर दे तो कोशिका में वो कार्य होंगे? देखिए, जैसे भोजन का अवकरण, भोजन का पाचन एवं भोजन का अवशोषण, ये सारे काम होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 50वां सवाल कह रहा है कि फूलों और, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। 50वां सवाल कह रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। दोस्तों तो यह प्रदान करता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान किए जाते हैं। आगे हम लोग दोस्तों 51वां सवाल देखते हैं। 51वां सवाल कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों तो यह हरा रंग आपका क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग दोस्तों 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? दोस्तों तो यह कार्य करती है आपका लाइसोसोम, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।